बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। उम्मीद करता हूं बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने वेक्टर कैलकुलस से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाइन इंटीग्रल जो है ये स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट लेक्चर्स में मैं लाइन इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करते हैं, इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम थी, उनको डिस्कस कर चुका हूँ। अगर अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो मैंने इस पूरे कोर्स की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। आज के लेक्चर में लाइन इंटीग्रल से रिलेटेड थ्योरम जो है हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इस थ्योरम को कम्प्लीटली अच्छे तरीके से समझने के लिए जो मैंने लास्ट लेक्चर डिस्कस किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लास्ट लेक्चर देख लेते हैं तो ये वाला थ्योरम आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। मैंने लास्ट लेक्चर में कंजर्वेटिव फील्ड के मतलब डिस्कशन की थी। कंजर्वेटिव फील्ड एक ऐसा वेक्टर पॉइंट फंक्शन ए, किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन ए को आप कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं अगर उसका कर्ल जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाए, या दूसरे अल्फाज में अगर किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन ए का जो लाइन इंटीग्रल है वो इंडिपेंडेंट हो फ्रॉम पाथ ऑफ इंटीग्रेशन से, ठीक है, तो उस वेक्टर पॉइंट फंक्शन ए को हम कंजर्वेटिव फील्ड बोलते हैं। अब ये इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ ऑफ इंटीग्रेशन क्या है ये मैं बड़ी डिटेल से लास्ट लेक्चर में बता के आया हूँ। वहाँ पर मैंने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इसके ऊपर डिस्कस किया था, तो इसलिए कह रहा हूँ कि लास्ट लेक्चर को आप लाजमन देखें, फिर इस थ्योरम की तरफ मूव करें। तो थ्योरम क्या है इसको हम देख लेते हैं, इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट देखें। थ्योरम की स्टेटमेंट ये है, कहता है जी प्रूव डैट आ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर लाइन इंटीग्रल ए डॉट डी आर फ्राम पॉइंट पी से क्यू तक टू बी इंडिपेंडेंट फ्राम पाथ ज्वाइनिंग पी एंड क्यू इन अ गिवन रीजन इज डैट द लाइन इंटीग्रल ए डॉट डी आर इक्वल टू 0 फॉर ऑल क्लोज्ड पाथ सी इन द रीजन। क्या कह रहा है थ्योरम की, कहता है किसी लाइन इंटीग्रल के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है कि ये लाइन इंटीग्रल ओवर द क्लोज्ड कर्व सी जो है वो 0 के इक्वल होगा। ये लाइन इंटीग्रल ओवर द क्लोज्ड कर्व सी ये 0 होगा अगर आपके पास ये जो लाइन इंटीग्रल है ये इंडिपेंडेंट हो फ्रॉम पाथ ऑफ इंटीग्रेशन से, ठीक है, और ये सिर्फ इनके एंड पॉइंट्स पी और क्यू के ऊपर डिपेंड करे, ठीक है। यानी कि अगर ये लाइन इंटीग्रल 0 है तो फिर ये इंडिपेंडेंट होगा फ्रॉम पाथ ऑफ इंटीग्रेशन से, और अगर ये इंडिपेंडेंट है फ्रॉम पाथ ऑफ इंटीग्रेशन से तो ये लाइन इंटीग्रल 0 होगा। लेकिन ये शर्त है कि सी जो है वो क्लोज कर्व जो सी है वो आपके पास क्या हो, जो कर्व सी है वो क्लोज्ड हो। प्रूफ करने के लिए हम लेट कर लेते हैं कि सी बी एनी सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब यहाँ पर ये जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है सिंपल क्लोज्ड कर्व, इसका मतलब भी मैं लास्ट लेक्चर में बता के आ चुका हूँ। देखें, एक कर्व सी को आप सिंपल क्लोज्ड कर्व कहते हैं अगर वो किसी पॉइंट पर भी अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं करती। मिसाल के तौर पर आपका सर्कल है, आपका एलिप्स है आपके पास, ठीक है, आपके पास स्क्वायर है, ट्राइंगल है, ये तमाम के तमाम सिंपल क्लोज्ड कर्व हैं। अब मिसाल के तौर पर आप ये जो एक फिगर बना रहे हैं, ये मैं रिबन टाइप में बना रहा हूँ, ये क्लोज्ड तो है, ये क्लोज्ड है लेकिन सिंपल क्लोज्ड नहीं है, क्योंकि ये अपने आप को इस पॉइंट के ऊपर कट कर रही है, ठीक है, तो लिहाजा ये क्लोज्ड है लेकिन सिंपल नहीं है। अब एक पैराबोला आप जैसे बनाते हैं तो ये पैराबोला जो है ये कर्व तो है लेकिन ये क्लोज नहीं है, ठीक है। तो तीन चीज़ें हैं, कर्व होती है, फिर उस कर्व में क्लोज कर्व होती है, फिर उसके बाद सिंपल क्लोज आती है। तो ये वाली नीचे वाली जो कर्व हैं ये सिंपल क्लोज कर्व हैं। तो पहले हमने ये लेट कर लिया, लेट सी बी एनी सिंपल क्लोज कर्व, लेट पी एंड क्यू बी द 2 पॉइंट्स ऑन अ कर्व एज शोन इन द फिगर। ये मेरे पास एक सिंपल क्लोज कर्व सी मैंने मान ली, ठीक है, इसके ऊपर मैंने 2 पॉइंट पी और क्यू लेट कर लिए। ये इनिशियल पॉइंट है, ये इसका एंड पॉइंट पी और क्यू है, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स पी और क्यू को मैंने ज्वाइन कर दिया, पी से क्यू तक मैंने जो पाथ इस्तेमाल किया है वो ये है कि पी से क्यू तक ये वाला पाथ है जिसमें ये पॉइंट आर आ रहा है। इसी तरह पी से क्यू तक जाने के लिए ये दूसरा पाथ है, यानी जिसमें एस ये पॉइंट आ रहा है। यानी दूसरे अल्फाज में ये नीचे वाला पोर्शन ये सेमी एलिप्स बन जाती है आपके पास। ये एलिप्स टाइप मैंने बनाई है, ये जो सिंपल क्लोज कर्व सी है यहाँ पर मैंने इसको एलिप्स पोज कर लिया, ठीक है। एलिप्स लेने, सर्कल लेने, आप कोई भी ले सकते हैं। तो ये पी से क्यू तक जाने के लिए ये वाला पाथ आ गया जिसमें ये एक आर पॉइंट है, और इसी तरह ऊपर पी से क्यू तक आने के लिए सेंटर में एस है, ठीक है।
अच्छा, लेट दी लाइन इंटीग्रल, अब मैं लेट कर रहा हूँ कि ये जो लाइन इंटीग्रल है इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ ऑफ इंटीग्रेशन, ये इंडिपेंडेंट है पाथ ऑफ इंटीग्रेशन से। देखिए ये लफ्ज़ में भी आपको प्रॉब्लम कर रहा होगा, इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देख रहे हैं तो ये पॉसिबल है कि ये आपको लाइन इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ ऑफ इंटीग्रेशन थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा होगा। चलें, वैसे मैं लास्ट लेक्चर में आपको जैसे मैंने बताया कि मैंने बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं इसे यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी जल्दी। देखिए मेरे पास एक पॉइंट ये है Q और एक ये पॉइंट P है, ये दो पॉइंट हैं। आप इन दोनों पॉइंट P से Q तक आपने जाना है। आप आपके पास इन्फाइनाइटली मैनी वेज़ हैं, आप मुख्तलिफ पाथ से P से Q की तरफ आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर कहना ये चाह रहा हूँ, मिसाल के तौर पर आप इस कर्व के लॉन्ग चलते हैं, इसका नाम C1 है, तो आप P से Q तक पहुँच जाते हैं। आप सीधा सीधा यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग चलते हैं तब भी आप P से Q तक पहुँच जाते हैं। फिर आप यहाँ से इस कर्व C3 के लॉन्ग चलते हैं, तब भी आप P से Q तक पहुँच सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 पाथ आपके पास बनाए हैं, ठीक है। आप तीनों पाथ के अलॉन्ग मूव करके पॉइंट P से पॉइंट Q तक जा सकते हैं। अब अगली इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि P से Q तक अब जब ये जाने वाले 3 जो पाथ हैं, इन तीनों पाथ पर अगर आप लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करें A डॉट dr, ये लाइन इंटीग्रल अगर आप C1 पर कैलकुलेट करें, C2 पर कैलकुलेट करें या C3 पर कैलकुलेट करें, ये तीनों पाथ के लॉन्ग अगर आप ये लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करें तो ये पॉसिबल नहीं कि तीनों बराबर आएँ। ये मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, तीनों इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन इक्वल होने की एक कंडीशन है। तीनों की इक्वल होने की एक कंडीशन ये है कि ये यहाँ पर जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन A है ये कंजर्वेटिव फील्ड हो। और कंजर्वेटिव फील्ड कौन सी होती है? कंजर्वेटिव फील्ड वो होती है जिसका लाइन इंटीग्रल पाथ ऑफ इंटीग्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मतलब आप चाहे C1 के लॉन्ग मूव करके P से Q तक पहुँचें या C2 के अलॉन्ग मूव करके P से Q तक पहुँचें या C3 के अलॉन्ग मूव करके P से Q तक पहुँचें, किसी भी पाथ से आ जाएं, हर सूरत में अगर लाइन इंटीग्रल का आंसर बराबर बराबर आए तो ऐसी सूरत में ये जो A है उसे कंजर्वेटिव फील्ड बोलते हैं, ठीक है। और यही मतलब होता है इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ ऑफ इंटीग्रेशन। और डिपेंडेंट ऑफ पाथ ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि तीनों बराबर ना आए, ठीक है। अगर आप C1 के लॉन्ग मूव करें तब आंसर कुछ और निकले, C2 के लॉन्ग मूव करें तब आंसर कुछ और है, C3 के लॉन्ग मूव करें तो फिर आंसर कुछ और है। तो इसका मतलब इट डिपेंड ऑन पाथ ऑफ इंटीग्रेशन। और अगर तीनों सेम है तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये मतलब है इसका। अच्छा, तो मैंने ये मान लिया है कि ये जो लाइन इंटीग्रल है ये इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ ऑफ इंटीग्रेशन है। अब आप समझ गए कि इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब क्या होगा। यहाँ पर इसका मतलब ये होगा कि आपने P से Q तक मूव करना है, चाहे नीचे से इस तरफ मूव कर लें या P से इस तरफ ऊपर से आप आगे Q तक आ जाएं, दोनों सूरतों में आंसर क्या होगा? बराबर आएगा लाइन इंटीग्रल का, क्योंकि लाइन इंटीग्रल इंडिपेंडेंट है पाथ ऑफ इंटीग्रेशन से। तो अब हमने शो क्या करना है? हमने शो करना है कि ऐसी सूरत में ये जो लाइन इंटीग्रल का आंसर आएगा वो 0 आएगा। और यहाँ पर C जो है वो हमने क्या मान लिया है? सिंपल क्लोज कर्व C है, जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रही है एलिप्स के केस में। चलें जी, अब चूँकि मैं ये सपोज करके आया हूँ कि ये जो लाइन इंटीग्रल है ये इंडिपेंडेंट है पाथ ऑफ इंटीग्रेशन से, तो फिर ऐसी सूरत में P से Q तक आने के लिए ये वाला जो पाथ है यानी PRQ, इस पर निकाला गया लाइन इंटीग्रल और इसी तरह PSQ पर निकाले गया लाइन इंटीग्रल, दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है, बराबर होंगे ना। अच्छा, अब आपने डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, आसान सी प्रॉपर्टी, आप जानते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल में लाइन इंटीग्रल देखें ना, एक लाइन इंटीग्रल क्या है? लाइन इंटीग्रल भी एक डेफिनेट इंटीग्रल होता है। आप जानते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी है कि अगर आप A से B तक आपका लाइन इंटीग्रल है, अगर आप यहाँ पर ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज कर दें, यानी B को लोअर लिमिट अपर लिमिट नीचे आ जाए और लोअर लिमिट ऊपर चल जाए, तो बाहर क्या आ जाता है? माइनस का निशान आ जाता है। ये चीज़ आप जानते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है। तो मैंने अगला काम ये किया, बाय रिवर्सिंग दी ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन रिवर्स कर दिया इस इंटीग्रल का, ठीक है। यानी ये क्या है? ये पाथ है PSQ। अब मैं क्या करने लगा हूँ? PSQ नहीं जा रहा, मैं रिवर्स कर दिया, यानी कि क्या करूँगा? QSP, इधर आ गया हूँ, ठीक है। यानी Q जो टर्मिनल पॉइंट था, एंड पॉइंट था, उसको पहले कर लिया, S तो दरमियान में, और P इनिशियल पॉइंट बाद में कर लिया, तो बाहर क्या आ जाएगा? माइनस का निशान आ जाएगा, ठीक होगी बात ये। लेकिन जी अब उसके बाद हम इसको इधर ले आते हैं, तो इधर आके क्या हो जाएगा? ये चीज़ प्लस हो जाएगी, ये आ जाएगा PQR A डॉट DR प्लस QSP A डॉट DR, ठीक होगी बात ये। इक्वल क्या आ गया?
0 के इक्वल आ गया यहाँ पर ये। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर अब आप गौर करें कि ये मेरे पास दो लाइन इंटीग्रल हैं, दोनों का सम 0 के इक्वल है। अब इन लाइन इंटीग्रल में जो पाथ हैं वो ज़रा गौर करें। पहला है पी क्यू आर, ये आ गया पी क्यू, ये सॉरी मैंने गलत कर दिया, ये पी आर क्यू है, यहाँ पर मैंने पी आर क्यू लिखना था, पी आर क्यू। तो पहला लाइन इंटीग्रल का जो पाथ है वो है पी आर क्यू, तो आप पी आर क्यू तक पहुँच गए। फिर अगला क्या है क्यू एस पी, तो फिर क्यू एस पी दोबारा फिर आप पी पर आ गए, यानी इनिशियल पॉइंट भी वही, टर्मिनल पॉइंट भी वही। तो पूरे का पूरा आपने क्या कर लिया, सर्कल कंप्लीट कर दिया, पूरा चक्कर कंप्लीट कर दिया, पूरी क्लोज्ड कर्व सी कंप्लीट हो गई। तो इसको मैं फाइनली अब ऐसे लिख लेता हूँ, दिस कैन बी रिटन एज क्लोज कर्व सी ए डॉट डी आर इक्वल टू 0। देखें यहाँ पर जो दो पाथ इस्तेमाल हो रहे हैं, एक है पी आर क्यू और फिर दोबारा है क्यू एस पी। तो स्टार्टिंग भी पी और टर्मिनल भी पी, ठीक है, जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ पर ही दोबारा आ गए, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी कर्व क्या सी नहीं बन जाती, पूरी कर्व सी हो गई। तो यही आपने प्रूफ करना था कि ये 0 के इक्वल है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो इंटीग्रल के ऊपर ये जो सर्कल का निशान लगाया हुआ मैंने, ये मैंने बता चुका हूँ आपको कि ये जो सर्कल का निशान है ये इसलिए लगाया जाता है कि जब आपकी कर्व सी क्लोज्ड होती है तो फिर उसके ऊपर ये सर्कल का निशान लगाते हैं, ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब ये चीज़ होगी 0 के इक्वल। अब आपने एक साइड प्रूफ होगी, कन्वर्सली चलना है। अब कन्वर्सली ये लेके चलेंगे कि लेट ये इंटीग्रल ओवर द क्लोज कर्व सी 0 के इक्वल है, तो हम ये प्रूफ करेंगे कि इट इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ ऑफ इंटीग्रेशन, कि लाइन इंटीग्रल जो है वो पाथ ऑफ इंटीग्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है, पाथ ऑफ इंटीग्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। मैं डिटेल से बता चुका हूँ। फिर भी कोई कमी पेशी रह गई है तो लास्ट लेक्चर आप लाजमन देखें। लें जी, अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपने करना कुछ नहीं है, दोबारा सारा लिखने की जरूरत नहीं है, इसी को इस तरह यहाँ पर कन्वर्सली कर दें, ठीक है। ये निशान चेंज करते रहें, मतलब क्या है, आप इसको 0 को लेकर चले, ठीक होगी बात ये। अब उसके बाद ये कर्व सी को मैंने दो हिस्सों में बांट दिया, पी आर क्यू फिर क्यू एस पी, और वो ऊपर शो हो रहा है पी आर क्यू क्यू एस पी, ठीक है। तो इसको आप निशान को ऐसे दोबारा कर दें, क्लियर होगी बात नहीं। दोबारा यानी कि सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक तरीका कार तो ये है कि ये आप लेके चलें, फिर ऊपर वाला स्टेप नीचे लिखें, फिर उसके बाद ये वाला स्टेप नीचे लिखें, उस तरह करना है उस तरह कर लें। अदरवाइज सिर्फ आप ये डबल एरो का निशान लगाते जाएँ। आप जानते हैं दिस जो एरो है डबल इम्प्लाइज का साइन, ये इफ़ एंड ओनली इफ़ के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब अगला काम वही है, ये प्लस है उसको इधर लेके चले जाएंगे तो ऊपर जाके ये माइनस बन जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस हो जाएगा तो उसके बाद अगला साइन, ये माइनस ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर देंगे, तो ये चीज़ आ जाएगी। और यही हमने प्रूफ करना है। वो क्या प्रूफ कर रहा है, वो यही शो कर रहा है कि दोनों लाइन इंटीग्रल आपस में इक्वल आ गए हैं, चाहे आप पी आर क्यू की तरफ जाएँ या पी एस क्यू की तरफ आएँ, दोनों लाइन इंटीग्रल के आंसर बराबर आए। और डैट शोज़ डैट, विच शोज़ डैट, उसके ऊपर आपने एक लाइन लिखनी है, विच शोज़ डैट दी लाइन इंटीग्रल इज़ इंडिपेंडेंट फ्राम पाथ ऑफ इंटीग्रेशन। तो मैंने आपको ये बताया, आपने ये जो ऊपर स्टेप करके आए थे वही स्टेप नीचे करने हैं सारे के सारे, तो ऐसे भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये सिर्फ डबल एरो का निशान आप लगाते जाएंगे तो आपका थ्योरम प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगी बात क्या नहीं। तो आई होप बेटा कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। ये छोटा सा एक थ्योरम है, कोई मुश्किल थ्योरम नहीं है। अगर कुछ थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ रही होगी तो वो सिर्फ इसलिए आ रही होगी कि आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा, ठीक है। और लास्ट लेक्चर को लाजमन जाके देखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नया थ्योरम और मज़ीद लाइन इंटीग्रल के ऊपर होगा, क्योंकि लाइन इंटीग्रल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं तमाम कंप्लीट करवा चुका हूँ। किसी किस्म की कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो मेरा ये जो व्हाट्सएप का नंबर आपके सामने आ रहा है, आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। मेरी ये वीडियो बेटा अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।